मालिनी बहुत गरीब थी। पति के देहांत के बाद वो अपनी चारों बेटियों की बड़ी मुश्किल से परवरिश कर रही थी। फिर समय के साथ साथ उसकी चारों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। माँ, तुमने बहुत तकलीफ उठाकर हमारी परवरिश की है। अब हम इतने काबिल हो गए हैं कि कहीं नौकरी करके पैसे कमा सके। इसीलिए मैंने और रीना ने शहर जाकर पैसे कमाने का फैसला किया है। हाँ माँ, शहर में हमारी कुछ सहेलियाँ रहती हैं, उनके जरिए हमें आसानी से नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, अगर तुम दोनों शहर जाकर काम करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन शहर के लोग थोड़े लालची और मतलबी किस्म के होते हैं, इसीलिए तुम दोनों वहाँ अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ, हम अपना ख्याल रख लेंगे। फिर अगले दिन शिवानी और रीना शहर चली जाती हैं। उधर मालिनी की दो छोटी बेटियां निकिता और पूजा उसके साथ रहकर गांव में ही छोटे मोटे काम करने लगती हैं। शहर जाने के बाद शिवानी और रीना को एक कंपनी में अच्छी नौकरी मिल जाती है। फिर एक दिन उस कंपनी के बॉस के दोनों बेटे ऑफिस में किसी काम से आते हैं। तभी उन दोनों की नज़र शिवानी और रीना पर पड़ती है। उनकी खूबसूरती देख दोनों भाई उन पर मोहित हो जाते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों ये बात अपनी माँ को बता देते हैं। उनकी माँ काव्या अगले दिन शिवानी और रीना को अपने घर बुला लेती है और उन्हें अपनी बहू बनाने की बात कहती है। ये सुनकर शिवानी और रीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तुम दोनों अपने घर वालों को बुला लो, मैं उनसे मिलकर तुम दोनों की शादी अपने बेटों के साथ तय करना चाहती हूँ। हाँ, हम दोनों अनाथ हैं, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई बात नहीं मेरी बच्चियों, आज से तुम दोनों मुझे अपनी माँ समझो। उसके बाद दोनों बहनें काव्या से विदा लेकर अपने हॉस्टल चली जाती हैं। तूने बहुत अच्छा किया शिवानी, जो उनसे कह दिया कि हम दोनों अनाथ हैं, वरना हमें अपनी माँ और दोनों बहनों को शादी में बुलाना पड़ता। हमारे दोनों बहनें तो बहुत ही बदसूरत हैं, साथ में हमारी माँ को लोगों से बात करने का ढंग भी नहीं है। उन तीनों की वजह से हमारी शादी टूट सकती है। इस तरह दोनों बहनें झूठ का सहारा लेकर अपनी बॉस के दोनों बेटों के साथ शादी कर लेती हैं। शादी के बाद से दोनों बहनों का रहन सहन पूरी तरह बदल जाता है। वो दोनों अमीरों की पार्टी में जाकर खूब मौज मस्ती किया करती थी। दूसरी तरफ मालिनी को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। फिर एक दिन अचानक मालिनी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। डॉक्टर उसके इलाज के लिए ढेर सारे पैसे मांगते हैं। शिवानी और रीना ने कई महीनों से हमें पैसे नहीं भेजे। माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है, अब हम क्या करें? हमें शहर जाकर उन दोनों से मिलना चाहिए। फिर अगले ही दिन दोनों बहनें शहर पहुंच जाती हैं। वहां शिवानी और रीना की सहेलियों से बात करने पर उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों बड़े घर की बहू बन गई हैं। उसके बाद दोनों बहनें शिवानी और रीना से मिलने उनके बंगले पर पहुंच जाती हैं। माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने ढेर सारे पैसे मांगे हैं, इसीलिए हम मदद मांगने तुम्हारे पास आई हैं। तभी वहाँ काव्या आ जाती है। क्या हुआ शिवानी बहू, ये दोनों लड़कियाँ कौन हैं? पता नहीं, लगता है ये दोनों भिखारी हैं, यहाँ भीख मांगने आई हैं। सुनो, भिखारियों को पैसे नहीं देते हम, चलो जाओ यहाँ से तुम दोनों। हाँ, अगर आज के बाद तुम दोनों हमारे घर के पास दिखाई दी तो चौकीदार से कहकर तुम दोनों की हड्डी पसली तोड़वा दूंगी, चलो भागो यहाँ से। शिवानी और रीना का ऐसा बुरा बर्ताव देख निकिता और पूजा को बहुत दुख होता है। उसके बाद दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अमीर बनने के बाद तो हमारी दोनों बहनें बहुत घमंडी हो गई हैं, उन्होंने हमें पहचानने से भी इनकार कर दिया। हाँ, वो दोनों बहुत बुरी हैं, उन्हें तो माँ का भी ख्याल नहीं है, लेकिन अब हम क्या करें, हमें तो माँ का इलाज करवाना ही पड़ेगा। दोनों बहनें दुखी होकर सड़क पर चल रही थी। तभी अचानक स्कूटी पर तेजी से आ रही एक मोटी औरत उन दोनों को टक्कर मार देती है। उस टक्कर में दोनों बहनें सड़क पर गिर पड़ती हैं। अरे अंधी है क्या, तुझे दिखाई नहीं देता?
अंधी मैं नहीं, तुम अंधी हो। तुम दोनों को ठीक से चलना नहीं आता। इसकी टक्कर की वजह से मेरे सर में चोट लग गई। ये उल्टा हमें ही डांट रही है। ए लड़की, ज्यादा मत बोल, वरना तू जानती नहीं मैं कितनी खतरनाक औरत हूँ। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि चुपचाप जाओ यहाँ से। उस औरत की बदतमीजी देख निकिता और पूजा को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो दोनों उसे पकड़कर पीटना शुरू कर देती हैं। तभी वो मोटी औरत अपनी कमर में लगी एक चमकदार सुनहरी छड़ी निकालकर उसे दोनों बहनों की ओर दिखाकर धमकी देने लगती है। मुझ पर हाथ उठाकर तुम दोनों ने अपनी मौत को दावत दी है। अब मैं इस जादुई छड़ी से तुम दोनों को जलाकर राख कर दूंगी। लेकिन तभी निकिता सड़क पर पड़ा पत्थर उठाकर उस मोटी औरत के सर पर मार देती है, जिससे उसके हाथ से छड़ी छूटकर नीचे गिर जाती है और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ती है। हाय, मार डाला रे, मेरा सर फूट गया। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। निकिता सड़क पर पड़ी उस चमकदार छड़ी को उठाकर देखने लगती है, लेकिन अगले ही पल आसमान से एक परी वहां आ जाती है। परी निकिता के हाथ से अपनी जादुई छड़ी ले लेती है। इस मोटी औरत को सबक सिखाने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुबह मैं पृथ्वी पर घूमने आई थी, एक रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रही थी, तभी ये चुपके से मेरी जादुई छड़ी चुरा कर भाग गई थी। फिर वो मोटी औरत उठकर वहाँ से भाग जाती है। तुम दोनों की वजह से मुझे मेरी जादुई छड़ी मिली है। कहो मैं तुम दोनों के लिए क्या कर सकती हूँ। दोनों बहनें परी को अपनी जीवन की दुख भरी कहानी सुनाने लगती हैं। मेरे होते हुए तुम दोनों को अब किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद परी दोनों बहनों को जादुई कालीन पर बिठाकर उन्हें उसके गांव ले जाती है। फिर परी मालिनी को भी जादुई कालीन पर बैठा लेती है। थोड़ी देर के बाद परी उन तीनों माँ बेटी को लेकर परिदेश में मौजूद एक कुएं के पास पहुंच जाती है। उसके बाद परी मालिनी को उठाकर कुएं में फेंक देती है। अरे, ये क्या किया तुमने? हमारी माँ को कुएं के अंदर क्यों फेंक दिया? चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। ये जादुई कुआं है। इस कुएं के पानी से तुम्हारी माँ की सारी बीमारी दूर हो जाएगी। शाम को ठीक 6 बजे ये जादुई कुआं तुम्हारी माँ को वापस भेज देगा। उसके बाद दोनों बहनें वहीं बैठकर इंतजार करने लगती हैं। फिर ठीक 6 बजते ही उस जादुई कुएं से मालिनी बाहर निकल आती है। मालिनी अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। ये तो एक दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। उसके बाद परी मालिनी और उसकी दोनों बेटियों को ढेर सारे सोने के सिक्के देकर वापस पृथ्वी पर पहुंचा देती है। उस दिन के बाद से उनके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो खुशी से रहने लगती हैं। बहुत समय पहले समुंदर में स्वाति नाम की जलपरी रहती थी। स्वाति जलपरी के पास खास तरह की जादुई पूंछ थी। वो उसी की शक्ति से दूसरों की मदद किया करती थी। हफ्ते में एक दिन वो समुंदर के किनारे रेत पर जाया करती थी। उस समय जो भी इंसान उसके पास मदद मांगने आता, वो जादुई पूंछ की शक्ति से सहायता कर देती थी। फिर एक दिन, पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ मेरे बाल बहुत ज्यादा सफेद हो गए हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि अचानक मेरे बालों में सफेदी क्यों आ रही है। सिर्फ तेरा ही यही हाल नहीं है, ये देख मेरे सर पे भी सफेद बाल हो चुके हैं। मैं तो टोपी लगाकर यहाँ वहाँ घूमती हूँ। ऐसा लगता है थोड़े दिनों में मेरे सर के सारे बाल सफेद हो जाएंगे और मैं किसी बुढ़िया की तरह बदसूरत दिखाई दूंगी। तभी वहाँ कुछ लड़कियाँ और आ जाती हैं। उन लड़कियों के सर के बाल भी सफेद हो चुके थे। लगता है हमारे गांव में किसी ने कुछ जादू कर दिया है, जिस वजह से सभी लड़कियों के बाल सफेद हो रहे हैं। हमें फौरन किसी की मदद लेनी होगी। इस काम के लिए तो स्वाति जलपरी ही हमारी मदद कर सकती है। वो सबसे अच्छी है, वो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करती है। हाँ, तूने ठीक कहा, उसके पास जादुई पूंछ है और उसकी शक्ति से वो हमारे बालों की फिर से पहले की तरह काला और घना बना सकती है। लेकिन मैंने सुना है वो सिर्फ हफ्ते में एक ही बार समुद्र के किनारे आती है।
लोग कहते हैं कि वो हर सोमवार को लोगों की सहायता के लिए पानी से बाहर निकल कर आती है। हमें सोमवार तक इंतजार करना होगा। इस तरह देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। सोमवार का दिन आ जाता है। सभी लड़कियां समुंदर के किनारे पहुंचकर स्वाति जलपरी का इंतजार करने लगती हैं। थोड़ी देर के इंतजार के बाद आखिरकार जलपरी समुंदर के पानी से बाहर निकल आती है। उसके बाद सभी लड़कियां उसे अपनी परेशानी बता देती हैं। तुम सब चिंता मत करो, मैं अभी तुम सबके बालों को पूरी तरह ठीक कर दूंगी। उसके बाद जलपरी अपनी पूंछ की जादुई शक्ति से वहां पर एक जादुई शैम्पू प्रकट कर देती है। चलो इस शैम्पू को तुम सब अपने बालों में लगा लो। उसके बाद तुम सबके बाल पूरी तरह काले और खूबसूरत हो जाएंगे। सभी लड़कियां एक एक कर अपने बालों में शैम्पू लगा लेती हैं। थोड़ी देर में उन सभी के बाल काले और लंबे हो जाते हैं। तुमने हमारी परेशानी दूर करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर अचानक हम सबके बाल सफेद क्यों हो गए थे। मैंने अपनी शक्ति से सब जान लिया है। तुम्हारे गांव में निहारिका नाम की एक जादूगरनी रहती है। लोगों की नजर में वो बहुत ही सीधी सादी औरत बनकर रहती है। उसी ने काले जादू की शक्ति से सबके बालों को सफेद किया था। वो गांव की सभी लड़कियों को बूढ़ी बदसूरत बनाना चाहती है। तुम सब उसे गांव से बाहर भगा दो। उसके बाद सभी लड़कियां गुस्सा होकर निहारिका के घर पहुंच जाती हैं और उसकी खूब पिटाई करती हैं। चल निकल हमारे गांव से और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। उसके बाद निहारिका अपनी बेटी के साथ गांव छोड़कर चली जाती है। लेकिन निहारिका की बेटी, जिसका नाम अंजलि था, वो बहुत ज्यादा शातिर थी। वो किसी भी कीमत पर अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। माँ, ये सब स्वाति जलपरी की वजह से हुआ है। मैंने सुना है उसके पास जादुई पूंछ है। उसी की शक्ति से वो सबकी मदद करती है। हमें किसी भी तरह उसे सबक सिखाना होगा। फिर कुछ दिनों बाद अंजलि काले जादू की विद्या से एक जादुई चाकू तैयार कर लेती है। उसके बाद वो समुंदर के तल में जाकर स्वाति जलपरी के घर के पास पहुंच जाती है। स्वाति जलपरी खाना खाकर सो रही थी। ये बहुत अच्छा मौका है। मैं अपने जादुई चाकू से इसकी पूंछ काट कर ले जाऊंगी। इसे पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर अंजलि जलपरी के घर में दाखिल हो जाती है और चुपके से अपनी जादुई चाकू से उसकी पूंछ को काट कर ले जाती है। घर जाने के बाद अंजलि अपनी माँ को जादुई पूंछ दिखाते हुए बहुत खुश होती है। माँ, ये देखो, मैं जलपरी की पूंछ लेकर आ गई हूँ। अब इसकी मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर दोनों माँ बेटी पूंछ की शक्ति से अपने लिए एक बड़ा घर और ढेर सारी चीजें प्रकट कर लेती हैं। दूसरी तरफ अचानक अपनी जादुई पूंछ चोरी हो जाने से जलपरी बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। पता नहीं कौन मेरी पूंछ चुरा कर ले गया। मेरी पूंछ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। जलपरी पूरे समुंदर में अपनी पूंछ ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ मायूसी उसके हाथ लगती है। फिर एक दिन इन गांव की लड़कियों ने मेरी माँ की खूब पिटाई की थी। अब इन्हें मजा चखाने का समय गया है। उसके बाद अंजलि जलपरी की पूंछ लेकर गांव में दाखिल हो जाती है। उसके बाद शक्ति से सभी घरों में आग लगा देती है। देखते ही देखते गांव के सारे घर जलकर राख हो जाते हैं। अरे ये क्या, अचानक एक साथ हमारे गांव में आग कैसे लग गई? मुझे लगता है ये काम निहारिका का है। हमने उसे मार कर गाँव से बाहर भगा दिया था। वो हमसे बदला ले रही है। ऐसा खतरनाक जादू सिर्फ वही कर सकती है। चलो जल्दी से जलपरी के पास चलते हैं, अब वही हमारी मदद करेगी। लेकिन आज तो सोमवार नहीं है, जलपरी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं, हम समुंदर के अंदर जाकर उससे मिलेंगे। फिर सभी लड़कियां समुंदर में जाकर स्वाति जलपरी का घर ढूंढने लगती हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें स्वाति जलपरी का घर मिल जाता है। स्वाति जलपरी बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। अरे ये क्या, जलपरी की पूंछ तो कटी हुई है। आखिर ये कैसे हो गया? कुछ दिनों पहले कोई मेरी पूंछ चुरा कर ले गया है। बिना पूंछ के मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर सभी लड़कियां उदास हो जाती हैं। लेकिन तभी अचानक अंजलि अपनी माँ निहारिका के साथ वहाँ पर रोते हुए आ जाती है।
निहारिका और अंजलि दोनों का शरीर पूरी तरह जलकर बदसूरत हो गया था। उन्हें देखकर सभी को बड़ी हैरानी होती है। तुम्हारी पूंछ को चुराकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। हम तुम्हारी पूंछ का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही थी, लेकिन आज सुबह अचानक तुम्हारी पूंछ के अंदर से ढेर सारी आग बाहर निकलकर हमें जलाने लगी। ये देखो हमारा क्या हाल हो गया। मेरी पूंछ को काबू में रखने के लिए मैंने महीने में एक बार इसके ऊपर समुद्र के जादुई मोती का दूध डालना पड़ता है। तुमने ऐसा नहीं किया, इसीलिए ये बेकाबू हो गई है। उसके बाद जलपरी फौरन अलमारी से मोती का जादुई दूध निकालकर पूंछ के ऊपर डाल देती है। उसके बाद उसे अपने शरीर से जोड़ लेती है। जलपरी अपनी पूंछ की शक्ति से गांव के सभी घरों को सबसे पहले की तरह कर देती है। दूसरी तरफ अंजलि और उसकी मां निहारिका पूरी तरह सुधर जाती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। जलपरी दोबारा अपनी जादुई पूंछ की सहायता से दूसरों की मदद करते हुए रहने लगती है।